Abdul Salam sir. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the participants in an interactive webinar being organized by PIFA Faisalabad Branch Committee on the very hot topic of Tax Laws Third Amendment Ordinance 2021. And we are very much thankful to our esteemed speaker, Mr. Nadeem Bhatt, who is today's guest speaker. Before starting the presentation, let's recite some verses from the Holy Quran. Over to Ali Usja. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Jazakallah. It's a privilege to have Mr. Nadeem Bhatt, FCA, FCMA, FPA, FA on board. I am very delighted to introduce my esteemed speaker. He is basically chairman of Lahore Tax Bar Academy, Tax Academy since 2018. And he is also a member of various committees of ICAP, ICMAP, PIFA, and other committees, namely ICAP, Practice Code Committee, NRC Committee, and very much other committees. His contribution to the profession is amazing. He is very much active in the taxation, and he has also has his own institute, Institute of Taxation and Finance. And I don't want to take much of his time. And over to Mr. Nadeem Bhatt for your presentation today. And I would request all the participants to please note down your questions, and you can put the questions at the end of the session. Our presentation session will start from 6 to, and it will end at 7 p.m. Then we will have 30 minutes question answer session with the esteemed speaker. Over to you, Mr. Nadeem Bhatt. जी थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल सलाम साहब. बेसिकली आज जो टॉपिक है हमारा थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 है, उसमें दो मेन चीज़ें जो एरियाज कवर करने हैं, एक तो सेल टैक्स के हैं और दूसरा आपका इनकम टैक्स का है. मैंने स्क्रीन में से शेयर कर दी है, मैं आप लोगों के सामने ज़रा चेक कर लीजिएगा. सर दोबारा शेयर करते हैं जी, मैं दोबारा देखता हूँ. ये जरा चेक कीजिएगा जी, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है जी? अभी तो सर नहीं शो हो रही. अच्छा, मैं दोबारा करता हूँ. फिर भी आ रही है, आवाज आ रही है और प्रेजेंटेशन भी आ रही है. ठीक है जी, सर. मैं इसका साइज जरा बड़ा कर दूं. जी जी, सबसे पहले ये जैसे बात हो रही थी उसमें दो एरियाज है मेन. ये 15 सितंबर 2021 को जी आपको पता है ऑर्डिनेंस थ्रू प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंटशिप जब होता है पास तो उसकी वो उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है, फिर बाद में अगर वो असेंबली के थ्रू आता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। दूसरी बात यह कि आपके जो कमिश्नर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके पास ये पावर अवेलेबल है आर्टिकल 89 में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि वो जो ऑर्डिनेंस है वो प्रोमulgate कर सकते हैं। अब इसका जो नाम है जी, जो थर्ड टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 है। तो अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनकी इंफोर्सिबिलिटी जो है अभी उन्होंने, जैसे वो डिजिटल मोड वाला इनकम टैक्स में आएगा तो उसको उन्होंने फिलहाल 30 नवंबर तक पेंडिंग किया हुआ है। उसमें मैंने सर्कुलर भी उसका रेफर कर दिया है। अभी इस पे फिर बाद में डिटेल में बात करते हैं। पहला जी आपका सेल टैक्स है, जो थर्ड अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस है, इसमें आपके सामने आपको जो नजर आ रहा है वो ये 6 मेन अमेंडमेंट्स हैं जो इसके मैंने लिंक भी लगाया हुआ है। पहले सेक्शन 3 है, फिर 14A है 33 पेनल्टी वाला, और फिर 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल और 8th शेड्यूल आएगा, जिसमें कि ये अमेंडमेंट्स जो 6 जो टोटल है वो की गई है। अब सबसे पहले नंबर 6 है आपके सामने। इधर मैंने किया क्या है कि अमेंडमेंट ओरिजिनल जो ऑर्डिनेंस के अंदर है वो एज इट इज रिप्रोड्यूस की है और आगे कमेंट्स मैंने डाल दिए ताकि आसानी हो सके। अब पहली जो अमेंडमेंट है बेसिकली सेक्शन 3 के अंदर है, जो स्कोप एंड पेमेंट ऑफ सेल टैक्स से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो इसके अंदर पहली बात तो ये कि सब सेक्शन जो 7 है उसके नीचे एक प्रोवाइजो जो है वो ऐड की गई है, जो ये कह रहे हैं कि जो आपका ऑनलाइन ऑपरेटर होगा वो भी जो सेल करेगा आगे तो उस पे वो 2% जो सेल टैक्स है विद होल्ड करके तो जमा करवाएगा। आप एक क्वेश्चन में बाद में फिर ले लूंगा, अभी मैं एक ओवरऑल व्यू आप लोगों को दे देता हूं कि खास खास हुआ क्या है इसके अंदर। सो पहला प्रोवाइजो 3 सेक्शन का सब सेक्शन 7, उसके नीचे प्रोवाइजो ऐड की गई है। जो ऑनलाइन ऑपरेटर है, मार्केट प्लेस जो ऑनलाइन हो रहा है, आपको पता है जैसे आपका जो है क्या कहते हैं फूड पांडा वाले हैं या अदरवाइज ऑनलाइन दूसरों की चीजें जो बेच रहे हैं, उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि वो 2% टैक्स काट के तो वो सेल टैक्स की मद में जमा करवाएंगे। इसमें रेट नहीं गिवन है, वो अलग से गिवन है। ये सिर्फ अमेंडमेंट अभी दी गई है, पावर दी गई है ऑनलाइन ऑपरेटर्स को कि वो टैक्स काटेंगे जिनसे वो परचेज तो नहीं, जिनकी चीजें आगे वो बेच रहे होंगे। बाकी अगर सेल परचेज है तो वो वैसे ट्रेड में चला जाता है। नंबर 2 इसके अंदर जो वो भी सेक्शन 3 के अंदर ही है, इसमें सेक्शन 10 भी डाला गया है जो एफबीआर को ये ऑथराइज कर रहा है कि वो पर्सन या क्लास ऑफ पर्संस को। अब पहली बात तो ये है कि जो टियर 1 वाले हैं उनको तो ऑलरेडी सेक्शन 9 के अंदर उन्होंने कहा था कि आपने 9 और 9A जो भी है उसके मुताबिक कि उसने अपने आप को ऑनलाइन जो है इंटीग्रेट कराना है एफबीआर के साथ, उनके जो ऑनलाइन मशीन है उसके साथ बाकी लोगों को भी वो कवर कर गए हैं। उसके लिए सब सेक्शन 10 उन्होंने डाल दिया है जो ऑथराइज कर रहा है एफबीआर को कि अदरवाइज जो और भी कोई पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन है उनको भी रियल टाइम रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और वो अपनी सेल्स को इंटीग्रेट करेंगे एफबीआर के साथ ऑनलाइन। ये सिर्फ रिटेलर्स के लिए नहीं है, अदर सेक्टर्स के लिए भी उन्होंने कह दिया है इसमें। 2 अब आगे मेरे पास है जो नजर आ रहा है आपके सामने है, वो बेसिकली रिलेट कर रहा है कि जो अगर टियर 1 वाले, ये बेसिकली सेक्शन 14 है, उसके बाद 14A जो है वो ऐड किया गया है कि वो मुख्तलिफ केसेस में अगर कोई बंदा टियर 1 वाला अगर तो फेल्ड हो जाए अपने आप को रजिस्टर करवाने में या रजिस्टर होके बोर्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं होता तो उसका इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो कनेक्शन है वो बेसिकली जो पावर दी गई है, जिसमें बाद में क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि जी उसको वो एफपीआर उसको डिस्कनेक्शन कर देगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं या इंटीग्रेशन आपका हो जाता है, दोनों चीजें अगर आप पूरी कर लेते हैं तो फिर वो इंटैक्ट कर देंगे जनरल सेल टैक्स जो ऑर्डर होगा उसके थ्रू रिस्टोरेशन की जा सकती है। नेक्स्ट है मेरे पास जो मैंने पेनल्टी का जैसे बात की, पहले तो उन्होंने 9A की जो पेनल्टी थी कि अगर बोर्ड के साथ आप इंटीग्रेट नहीं होते सिस्टम के साथ तो उसकी पेनल्टी यहां से खत्म करके एक नई सीरियल 25A उन्होंने ऐड कर दिया है, जो कि जिसने के उसका जो टैक्स जो पेनल्टी है उसकी अमाउंट को भी उन्होंने बढ़ा दिया। पहला, अगर आप अपने क्या करते हैं, डिफॉल्ट क्या है, अगर आप इंटीग्रेट नहीं होते या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो पहली पेनल्टी 5 लाख रुपए है,
अगर उसके 15 दिन के अंदर अगर आप फिर लगने के बाद नहीं करवाते तो सेकंड पेनल्टी 10 लाख रुपए है, फिर उसके 15 दिन बाद आगे फिर वो 20 हो जाएगा थर्ड पेनल्टी पे, और फोर्थ पे जाके वो 30 लाख हो जाएगा। साथ इसके ये है कि अगर फिर भी कोई बंदा रजिस्टर नहीं होता तो 15 दिन पोजीशन ऑफ फोर्थ पेनल्टी के बाद तो उसके बिजनेस प्रेमिसेस को भी सील्ड कर दिया जाएगा। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई बंदा पहली पेनल्टी लगने के बाद लेकिन दूसरी पेनल्टी लगने से पहले अपने आप को इंटीग्रेट करा लेता है तो उसकी पहली पेनल्टी को भी माफ कर दिया जाएगा। तो चेक एंड बैलेंस भी है, सख्ती भी है और थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी। लेकिन इसमें एक इशू आ रहा है, रिलैक्सेशन के बावजूद जो प्रिंसिपल अमाउंट और डिफॉल्ट चार्ज होगा वो अपनी जगह पर रहेगा, उससे माफी नहीं दी जा रही है। ये उसी की डिटेल है जी, आगे सारी वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो आगे आप देख रहे हैं फिफ्थ शेड्यूल है, उसके ऊपर बात करनी है कि बेसिकली फिफ्थ शेड्यूल में क्या आपको पता है, ये जीरो रेटेड से रिलेट करता है। इसमें जो सीरियल 17 है वो फैट मिल्क, जो एक्चुअली पता क्या 8 शेड्यूल के साथ आपको मिला के पढ़ना पड़ेगा। ये फैट फिल्ड मिल्क पहले 8 शेड्यूल में था 10% पे, इसका जो रिड्यूस रेट था वो 10% था, उसको अब उन्होंने जीरो रेट में डाल दिया है। और वो सीरियल 17 जो है वो प्रीवियसली जो फैट मिल्क को एक्सक्लूड करता था तो उसको उन्होंने छूट दे दी है कि वो भी 0% में अब आ गए हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 6 शेड्यूल है। इसमें क्या है कि आपको पता है ये एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है। इसके अंदर उन्होंने पहले एडिबल जो फ्रूट्स जो आप अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे, जिसको कि पहले छूट थी, वो एग्जाम्पशन उन्होंने विड्रॉ कर ली है। यानी एडिबल फ्रूट्स अब आप अफगानिस्तान से अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड करके आएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर आपको पता है कि ये जो कोरोना की वजह से काफी मसाइल क्रिएट हुए हैं, उसमें कस्टम, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब में छूट दी गई है। अब ये एग्जाम्पशन दोनों, ये जो मैं आपको सीरियल दे रहा हूँ, ये जो 159A है उसके अंदर जो चेंज की गई है, ये एग्जाम्पशन थी पहले 30 से 2021 पे एक्सपायर हो रही थी, उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। जो कि अगर कोई बंदा इंपोर्ट ऑफ ऑटो डिसेबल सिरिंजेस करेगा उसकी एग्जाम्पशन को एक्सटेंड कर दिया और उन्होंने 31 दिसंबर 2021। नीचे भी सेम चीज है, लेकिन वहां पे क्या है कि अगर कोई रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो डिसेबल सिरिंजेस होगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, टेबुलर मेटल नीडल्स है और रबर गैस्केट्स है, इसकी एग्जाम्पशन भी एक्सटेंड करके उन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक कर दी है। नेक्स्ट है मेरे पास इसका जो टेबल 3 है, उसके अंदर 2A है, जो उसकी जो कंसेशन है उसको एक्सटेंड किया गया है। वो क्या है वो आपके सामने है। इसमें बेसिकली अगर कोई इंपोर्ट बंदा करेगा रॉ मटेरियल, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है वो ऑटो डिसेबल सिरिंजेस में, तो ये स्पेसिफाइड आइटम्स हैं, कोड उनके सामने लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है कि अगर आप रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हैं विद कोटा डिटर्मिनेशन और आपने अप्रूवल लेनी है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन से, तो फिर आपको जो आप इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्लस इसके साथ पॉइंट ऑफ सेल मशीन को छूट दी गई थी इंपोर्ट के ऊपर, उसके अंदर डेबिट एंड क्रेडिट मशीन जो है, टर्मिनल्स और रिटेलर का जो कैश रजिस्टर है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है, उसको भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन ही समझा जाएगा फॉर इंपोर्ट, जो आपको उस पर टैक्स है उससे छूट देने के लिए। 8 शेड्यूल है जी, जैसे मैंने अभी कहा, एक तो अमेंडमेंट ये है कि इसमें जो 10% था फैट फिल्ड मिल्क उसको उन्होंने निकाल के उसको डाल दिया है उसके, अभी आपने पढ़ा है उसके जीरो रेटेड के अंदर। फर्दर उन्होंने ये 2 और ट्रांजैक्शन है उसके बारे में है और भी ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जो स्पेसिफाइड आपकी जो सीरियल 66 के अलावा अगर कोई रिटेल इंटीग्रेट आउटलेट से करता है तो उसका रेट उन्होंने 16% कर दिया है, लेकिन सब्जेक्ट टू दिस होगा इफ पेमेंट इज मेड थ्रू डिजिटल मोड होगा तब। इसी तरह अगर आप इंपोर्ट ऑफ रीमेल्टेबल स्क्रैप करते हैं 14% रेट होगा, बट अगर इंपोर्ट बाय स्टील मेल्टर्स करेगा तब। फिर नीचे हम आ जाते हैं, इसके अंदर फर्दर 2 जो एंट्रीज और ऐड हुई हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इन सीबीयू कंडीशन में अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो 5% होगा इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स होगा, जो सेल टैक्स होगा। इसी तरह बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन करेगा उस पे भी 16.9% होगा अगर पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड के की जाएगी। अब ये तो आपकी अमेंडमेंट थी सेल टैक्स के अंदर। अब 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं इनकम टैक्स को भी कंप्लीट कर लूं तो फिर आप सवाल कर लें, वरना अगर सेल टैक्स वाले पहले कर रहे हैं जिस तरह आप कहेंगे उस तरह कर लेते हैं।
जी जनाब, कंप्लीट कर ले। चले कंप्लीट कर ले। चले पहले फिर नेक्स्ट आगे सेल टैक्स का आ रहा है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। उसमें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना कुछ इसको मिनिमाइज कैसे करें जी, ये ऊपर आ रहा है। अच्छा ये आ रहा, जहां जरूरत होगी वहीं कर लेंगे। चले अच्छा जी, आगे जो अमेंडमेंट्स है ये बेहतर रहेगा। अच्छा अब ये तकरीबन ये 13 जी अमेंडमेंट्स है टोटल जो इनकम टैक्स लॉ के अंदर है। ये मैंने साथ इसकी उसी तरह हेडिंग और साथ जो लिंक है वो लगाया हुआ है। सबसे पहला जी आपका सेक्शन 21 के अंदर है। इसमें बेसिकली मैं इसको हाइड करने की कोशिश कर रहा हूं जी। चले सबसे पहले सेक्शन 21 है जी, जिसके बारे में बात हो रही है। उसमें क्या है कि दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो डिजिटल पेमेंट्स है बाय कॉर्पोरेट सेक्टर है। कंपनी के लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई कंपनी, पहले तो उन्होंने उसको एल सेक्शन से निकाल दिया है, एल क्लॉज के अंदर से जो 21 का है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने इसमें से निकाल दिया कि 2.5 लाख से अब जो पेमेंट है वो थ्रू क्रॉस चेक होनी है। यहां से निकाल के उन्होंने एक नया क्लॉज एंटर आगे कर दिया है, वो मैं आपसे दिखा देता हूँ। एल ए जो ये कह रहा है कि आपने जो जो कंपनी ने क्या करना है कि उसने जब 2.5 लाख से अब पेमेंट करनी है एक्सपेंडिचर की, तो वो डिजिटल मोड यूज करेगा, यानी ऑनलाइन पेमेंट, आप चाहे मोबाइल है, कंप्यूटर है या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, वो आप क्रॉस चेक को छोड़ के ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आप, यानी अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होगा पैसा। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि इस पे ऑब्जेक्शन लग गई है कि ये फिलहाल 30 नवंबर तक ये पेंडिंग है। पहली बात तो ये है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, नॉन कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या जी, इसके अंदर नेक्स्ट ये जो इसमें एक्सक्लूजन है उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, वो आपको पहले से ही पता है, जिसमें यूटिलिटी बिल्स भी है, फ्रेट है, वो आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ड्यूज भी है, सारे इसमें शामिल है। नीचे मैंने क्लॉज आपका वो जो सर्कुलर है वो भी नीचे रेफर कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। 9 है 21-22 का ऑपरेशन, इसकी 1 नवंबर 2021 को हुई है और ये 30 नवंबर तक ये जो इस क्लॉज के थ्रू अमेंडमेंट आई है उसको भी फिलहाल अडॉप्ट एप्लीकेबल नहीं किया गया। अच्छा नेक्स्ट है जी, इसके अंदर जो सैलरी वाला है, एम के अंदर एल और एल ए के बाद एम जो 21 का है, उसमें उन्होंने यहाँ मस्ट नहीं किया, उन्होंने ये ऑप्शन दी है कि अगर आप सैलरी 25,000 से ऊपर किसी एम्प्लॉय को देना चाहते हैं तो वो आप ऑप्शन है, चाहे क्रॉस चेक में दे दें चाहे डिजिटल में दे दें। अब रिक्वेस्ट यही थी कि अगर उधर भी यही कर देते कि ऑप्शन दे देते तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल पहले वाले में ऑप्शन नहीं उन्होंने दी, एम वाले में उन्होंने ऑप्शन दे दी है कि आप क्रॉस चेक के थ्रू दे दें या आपकी चॉइस है डिजिटल मोड से पेमेंट कर दें। नेक्स्ट है मेरे पास आपके सामने है जी एग्जम्पशन एंड टैक्स कंसेशन इन सेकंड शेड्यूल। आपको पता है 53 सेक्शन के थ्रू पावर है बोर्ड के पास, कभी फेडरल गवर्नमेंट कभी बोर्ड के पास। अब उन्होंने क्या किया कि फेडरल गवर्नमेंट को भी उन्होंने ऑथराइज कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने इन एडिशन टू एफबीआर के वो टैक्स कंसेशन में जो है वो परमिशन दे सकते हैं, यानी उसकी नया सेक्शन या नया एग्जम्पशन वो ला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है मेरे पास अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स। आपको पता होगा कि इस वक्त 5 मिलियन से ज्यादा अनएक्सप्लेन जो आप फॉरेन रेमिटेंस है वो पाकिस्तान में ला सकते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल में, और उसका इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट आपने प्रोड्यूस करना है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके जो, क्योंकि चेंजेस बहुत आ गई हैं ऑनलाइन, और जो आपको पता है जो सिस्टम आपका चल रहा है इस वक्त वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा थी, उसको कवर करने के लिए
उन्होंने जो आपके जो मनी सर्विस ब्यूरोज है या एक्सचेंज कंपनीज हैं या आपके मनी ट्रांसफर है या आपका वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम है, और भी जो मोड्स अवेलेबल है उनको भी उन्होंने कवर कर दिया है कि आप पैसा बैंकिंग चैनल के अलावा इसके थ्रू भी लेकर आएंगे तो इक्वलेंट टू दी वो बैंकिंग चैनल ही समझा जाएगा। बेसिकली ये इसके अंदर मेन अमेंडमेंट आई है। अच्छा जी, आगे क्या है? नया सेक्शन आया जी 114 ए जो आफ्टर सेक्शन 114 ए के न्यू सेक्शन उन्होंने ऐड कर दिया 114 बी है जी। वो क्या कहता जी कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसमें समझने वाली चीज है, वो ये है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि जिसको रिटर्न रिक्वायर्ड है या वो एटीएल की लिस्ट में आ नहीं रहा या उसने रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, ठीक है, रिटर्न उसने फाइल करनी है लेकिन वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा या एटीएल में नहीं अपीयर हो रहा, तो वो क्या करेंगे, उसकी मोबाइल फोन और मोबाइल सिम को वो डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और गैस का कनेक्शन, इस पे भी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसको रिजेक्ट किया जी, ये आप पावर ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल आगे चलते हैं, फिर सवाल जब आपके आएंगे तो मजीद देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें यह है कि अगर आप बाद में वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं तो वो आपकी जितनी चीजें हैं वो रिस्टोर कर देंगे। ये भी इसके साथ लिखा हुआ है। उन्होंने क्या जी, अगर एक बंदा रिटर्न फाइल कर देता है या उस वो लायबल नहीं था वो साबित कर देता है, तब भी उसका जो जितने कनेक्शन है वो बहाल कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस उन्होंने, इसका प्रोसीजरल जो तरीका है वो उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया। वो ये कहते हैं सबसे पहले 114(4) का नोटिस जाना चाहिए टैक्स पेयर को, गया हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो उसकी नॉन कंप्लायंस करे और रिटर्न फाइल करने से वो फेल्ड हो जाए, तब आप जाके ये उसके अगेंस्ट उसको सेक्शन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये डायरेक्टली नहीं हिट किया जा सकता। नेक्स्ट है मेरे पास जो नादरा है, आपको पता है उनके साथ 175 भी है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली नादरा को सर्टेन पावर्स दी गई है कि वो आप सारा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो प्रपोजल बना के देगा, उसमें कैलकुलेशन करके देगा। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पर्पस के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि लोगों को मैक्सिमम अंदर लाया जा सके। फिर उसमें वो जो रिकमेंडेशन देगा उसको बोर्ड वेट कर लेगा और फिर वो क्लाइंट को आगे रेफर करेगा कि भाई आप इसका जवाब दें। अगर तो उसका जवाब देता है या टैक्स जमा करा देता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं जवाब देता तो वो उसी को ही अपने मुताबिक उसको मोल्ड करके उसी को लायबिलिटी को फाइनल कर देंगे और फिर उसको टैक्स पेयर को कहेंगे भाई इसकी आप पेमेंट करें। ये सारा इससे कनेक्टेड था। पर्पज ये था कि उनको एम्पावर किया जाए कि वो इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्रॉपर्टी की है, इनकम की है, लायबिलिटी की है, अगर उनके पास ही कोई चीज है तो वो पास ऑन कर सकते हैं और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो वो करेंगे ही। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है इस सेक्शन के बाद पेनल्टी है जी। ये जो रिटर्न लोग नहीं फाइल करते या लेट फाइल करते हैं उसकी पेनल्टी पे भी इतराज हुआ है, लेकिन बहरहाल उन्होंने चेंज कर दिया है। पहला उन्होंने 0.1% है, अगर आप ईच डे का डिफॉल्ट आपका जो टैक्स पेबल निकलेगा उस पर कैलकुलेशन होगी, या 1000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट है, विच एवर इज जो हायर होगा वो आप ऊपर लिखा हुआ है आप कैलकुलेट करेंगे। प्लस उन्होंने कहा जो मिनिमम पेनल्टी होगी वो 10,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल है और 75% अगर इसकी सैलरी इनकम उससे आ रही है, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा, यानी वो सैलरी इंडिविजुअल के लिए या ज्यादा इनकम होगी तो उसके लिए 10,000 कम से कम, और अदरवाइज 50,000 पे मिनिमम पेनल्टी उन्होंने इसमें प्रपोज कर दी है। प्लस ऑल अदर कंडीशन सेम है। मैक्सिमम पेनल्टी में चेंज किया गया जी 200% ऑफ टैक्स पेबल से ज्यादा, यानी कम से कम भी रख दिया और ज्यादा से ज्यादा भी उन्होंने अमाउंट चेंज कर दी। अच्छा जी, बाकी अगर आप डिफॉल्ट के बाद उसको विद इन 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ्स अगर आप डिफॉल्ट दूर कर देते हैं यानी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो पेनल्टी का विद इन 1 मंथ 75% रिड्यूस हो जाएगा, 2 मंथ्स में 50 और 3 मंथ्स में 25% जो होगी पेनल्टी वो रिड्यूस कर दी जाएगी। इसके साथ एक्सप्लेनेशन है, ये आपको पता है पहले भी थी, उसमें ये उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ टैक्स पेबल का मतलब वो होगा जो टैक्स चार्जेबल होगा,
यानी जो लायबिलिटी बनेगी विदाउट आपके टैक्सेस के जो पेड की होगी उनको माइनस करके जो टैक्स आएगा उस पे जो अभी 0.1% आपने पढ़ा है कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सीरियल ये जो जनरल पेनल्टी थी कि अगर किसी भी क्लॉज में बंदा फॉल नहीं करेगा तो उसकी उन्होंने रखी हुई थी पेनल्टी आपके सामने है, वो उन्होंने 3% 5,000 थी अमाउंट या 3% ऑफ द टैक्स जो इन्वॉल्व था विच एवर इज है, ये उन्होंने जनरल पेनल्टी डिलीट कर दी है। मेरा ओपिनियन ये है कि उनको शायद लग रहा है कि ज्यादा क्लॉजेज चूंकि अब मेजर जो डिफॉल्ट से कवर हो गए हैं इसलिए जनरल पेनल्टी की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास प्रोसिक्यूशन फॉर अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। बेसिकली इनके लिए पेनल्टी रखी हुई थी उन्होंने, वो जो प्रोसिक्यूशन है पब्लिक सर्वेंट के लिए वो जो अमाउंट थी पेनल्टी और जो इम्प्रिजनमेंट वो उन्होंने खत्म कर दी है, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे लोगों की है वो जो पेनल्टी है वो बढ़ा दी है और इधर से जो इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक सर्वेंट अदर देन जहां रिक्वायर्ड है करेगा वो पेनल्टी इन्होंने खत्म कर दी है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट है जी। अब इसमें नादरा को भी था कि जी वो इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकते, इसको एक्सक्लूड कर दिया है। नादरा आपको पता भी मैंने पहले जैसे बताया 175 है जो सेक्शन आया है ऊपर उसके मुताबिक नादरा जहां जरूरत है वो अपने जो भी डाटा कनेक्टेड है एफबीआर से वो उसको शेयर करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है जी, इसमें कुछ मिसकंसेप्शन है वो मैं जरा क्लियर करता चलूं। पहली बात तो ये है कि ये जो बिजली के बिलों पर टैक्स बढ़ाया गया है ये सिर्फ उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो घर से ऑपरेट करेंगे और एटीएल लिस्ट में नहीं आ रहे होंगे, उनके लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाया और उनका उन्होंने डिफाइन कर दिया जिसमें अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, इसी तरह ट्यूटर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं एंड अदर पर्सन एंगेज्ड इन प्रोफेशनल सर्विसेज जो घर से ऑपरेट करेंगे और अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे और एटीएल की लिस्ट में नहीं आएंगे, उनके लिए भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। और टैक्स उन्होंने क्या और कितना किया वो आगे आ रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। रेट्स में जाके अभी आपके वो आ जाएगा 5% से लेके ऑनवर्ड आगे तक जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो कंपनी को उन्होंने कहा था कि कंपनी के लिए एडजस्टेबल है, तो आपको पता है कि 25,000 पे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसके 25,000 के ऊपर टैक्स भी आ गया है और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर होगा उसको इसमें एडजस्टमेंट की फैसिलिटी उन्होंने दे दी है कि आपका टैक्स जो होगा वो एडजस्टेबल होगा चाहे इधर से आए या उधर से आए। अच्छा, उसके बाद ये 235 वही है, ये एडवांस टैक्स जो है उसका रेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर 10,000 तक बिल है 5% करते करते ये 35% तक जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बात हो रही है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल होते हुए घर से ऑपरेट करेंगे और सिस्टम के अंदर अपने आप को इन नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है जी मेरे पास सेकंड शेड्यूल है, इसमें जो पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी है उस लिमिटेड जो कंपनी है उसको उन्होंने इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट जो क्लॉज आपका 66 है उसके अंदर उन्होंने डाल दिया क्योंकि उनको टोटल इनकम से एग्जम्पशन पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में मिल जाएगी। दूसरा उन्होंने रिड्यूस रेट्स है, आपको पता है क्लॉज आपका 24C या 24D। अब पहले में उन्होंने क्या किया कि स्टील सेक्टर को भी ऐड कर दिया कि अगर उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या सब डीलर या होलसेलर या रिटेलर होगा तो उसको भी 0.25% जो होगा अंडर सेक्शन 153 में उसका टैक्स काटा जाएगा। और प्लस साथ ही 24D में जो अमेंडमेंट की गई है कि 113 जो उसका होगा वो भी अकॉर्डिंगली 0.25 पे ही फिक्स किया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है कि अगर वो दोनों इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों की एटीएल लिस्ट में अपीयर हो रहे होंगे। ये दोनों क्लॉजेज में रेट सेम है और जो प्री कंडीशन है वो भी सेम है और एक में 113 को भी 0.25 और ऊपर 153 में अगर सेल करके कोई पार्टी टैक्स काटेगी तो वो भी 0.25 किया है उन्होंने। इसके बाद जो स्पेसिफिक एग्जम्पशन है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 में मिनिमम टैक्स है, उसमें उन्होंने बेसिकली जो है मोबाइल फोन जो मैन्युफैक्चरर्स है जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करने के लिए उसको उन्होंने टर्नओवर टैक्स से जो कि 113 सेक्शन है उससे उसको छूट दे दी है। नेक्स्ट है जी जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बैंकिंग कंपनी है उसमें बेसिकली जो 2022 से ऑनवर्ड है ये क्लॉज है जी बेसिकली आपने इसमें 6C रूल है उसका सब क्लॉज 6 है। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी से प्रॉफिट कमाएंगे और एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप निकालेंगे
तो उसको वहां पहले वर्ड था बेसिकली ग्रॉस, वो एसेट्स वर्ड था, एसेट्स को मिस इंटरप्रिटेशन से बचने के लिए उसकी जगह उन्होंने ग्रॉस एडवांसेस जो है वो डाल दिया। उस प्रोपोर्शन से फिर आप ग्रॉस एडवांसेस के थ्रू आप एट्रीब्यूटेबल इनकम निकाल के उसको जो रेट वहां स्पेसिफाइड है वो चार्ज करेंगे। ये बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है जी, अंडर दी आपके जो 7th शेड्यूल है। फिर आपके पास 13 शेड्यूल है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो टेबल 1 ऑफ क्लॉज 66 के अंदर पार्ट 1 और 2nd शेड्यूल में लिस्ट दी गई है, उसको भी उन्होंने 13 शेड्यूल का हिस्सा बना दिया है। अब इसमें दो चीजें हैं बेसिकली। पहले उन्होंने क्या किया था कि जो क्लॉज 61 के अंदर जितने लोग थे उनको उन्होंने 13 शेड्यूल में शिफ्ट किया। अब उसके साथ 66 के अंदर जो पार्ट 1 में है उनको भी शिफ्ट किया है। बेसिकली वो इसको टैक्स क्रेडिट देना चाह रहे हैं, और उनकी जो स्टेट डिडक्शन है वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है। अब डिडक्टेबल अलाउंस नहीं आपको मिलेगा, अब आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आप उसकी पूरी कंडीशंस को मेट कर देंगे। तो इसको आप सेक्शन 61 के साथ भी पढ़ सकते हैं और 13 शेड्यूल के साथ, और प्लस अब जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक अब आपका सेक्शन 61 के नीचे लिखा हुआ है उसके सब क्लॉज में कि ये जो 13 शेड्यूल के अंदर जितने लोग हैं उनको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये थी जी अमेंडमेंट्स, बेसिकली इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स से कनेक्टेड थी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच नदीम भट्ट साहब, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंफॉर्मेटिव है। तो मैं अब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो उसका तरीकाकार एक तो ये है कि आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, दूसरा ये कि आप हैंड रेज कर सकते हैं। डायरेक्ट पूछने के लिए आप अपना माइक ओपन करके अपना तारुफ करवा दीजिएगा, या मुझे चैट बॉक्स में भेज दें, मैं फिर क्वेश्चन पुट अप कर लूंगा। जिस तरह भी है। हमारे साथ इमरान मुनीर साहब भी मौजूद हैं, ये प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद में हमारा एक फोरम है प्रोफेशनल टैक्स फोरम, उसके प्रेसिडेंट हैं, और हमारे फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, और हमारे बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं पिफा में। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक भी ऑन करें और अपने व्यूज का भी शेयर करें, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस हो तो वो भी करें। जी इमरान मुनीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तो हो गई है। मेरा इसमें जो क्वेश्चन है ना सर, वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से आपकी राय जानना है। आप क्या समझते हैं कि जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है ये वर्केबल है, या ये कोई हम किसी बाहर के मुल्क का कोई मॉडल उठा के अपने पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ? हाँ जी, अभी देखिए बात फिर वही है, इमीडिएटली तो इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको ना। जैसे 21M के अंदर अमेंडमेंट आई है ना कि आपने सैलरी के कहा, आपने सैलरी में भी तो ऑप्शन दी है ना कि सैलरी आप चाहे डिजिटल मोड में कर लें या क्रॉस चेक कर लें। तो बेहतर ये था कि अभी आप उसको अगर उसके अंदर ले आए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जैसे जैसे आप समझे कि सिस्टम उसको अडॉप्ट कर लेगा फिर आप इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, इसमें मसला नहीं है। लेकिन अभी एज सच चूंकि प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं ये होगा। दूसरी बात यह कि इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको क्रॉस चेक में, अगर अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होना है तो क्रॉस चेक भी तो अकाउंट में ही ट्रांसफर हो रहा होता है ना। और दूसरी बात यह कि जब बैंक स्टेटमेंट लिखी जाती है तो उसके जब डेबिट क्रेडिट के ऊपर कभी भी पार्टी का नाम बहुत कम लिखा जाता है। वहां तो ट्रांसफर होगा या ऑनलाइन होगा या डेबिट हुआ होगा, वहां तो पार्टी का नाम होता ही नहीं है। फिर भी आपको ट्रेस ही करना पड़ना है कि पार्टी किधर है। तो एज सच हमें तो यही लगता है कि दोनों ऑप्शन जो है वो इंटैक्ट होनी चाहिए। इमीडिएटली इसका इन्फोर्स करना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा नदीम भट्ट साहब, एक मेरा सवाल छोटा सा इसके रिलेटेड बनता है कि मार्केट के अंदर एक प्रैक्टिस है, लाहौर में भी ये प्रैक्टिस होगी, फैसलाबाद में तो खैर बहुत ज्यादा है, कि पार्टी को चेक दे दिया जाता है और उसके बाद फिर वो चेक जो है वो फिर घूमता फिरता रहता है और फिर उसके बाद वो वापस आता है, उसके अगेंस्ट फिर एक चेक इशू किया जाता है, वो डिसऑन और कैंसिल होता है। तो अगर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट पे जाते हैं तो मार्केट का FBR को भी इस चीज की असेसमेंट होनी चाहिए कि मार्केट में तो एक ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस चल रही है, वो कैसे इसको रिप्लेस करेंगे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
आप ये तो जरूर कह सकते हैं जी कि किसी दूसरे का चेक आप अपने अकाउंट में इस तरह करके आगे पे ना करें, यहाँ तक तो ठीक है। आपने खुद ही कहा कि बिजनेस अकाउंट डिक्लेयर्ड होना चाहिए, वहीं से पेमेंट होनी चाहिए, चाहे वो सेक्शन 21 है या 73 है, लिमिटेशन तो आपने लगाई हुई है पहले। तो फिर इसकी ये डिजिटल मोड को बीच में इमीडिएटली इन्फोर्स करने की अभी जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा टाइम दे देते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि प्रैक्टिकली ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास इस टाइम एक तो लाइव क्वेश्चन है एहसन नसीर साहब का, पहले ले लेते हैं, उसके बाद मेरे पास एक चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एहसन नसीर साहब, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम नदीम भट्ट साहब। अपनी आवाज थोड़ी क्लियर करें, यू आर नॉट इजीली हियरेबल, प्लीज। आप बेहतर है सर? हाँ जी, बहुत बेहतर है जी, ये बेहतर। अच्छा, बिल्कुल। मेरा नाम एहसन नसीर है, मेरा ताल्लुक कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज से है। मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के इससे ही रेलेवेंट है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली ये होता है कि हमारे बहुत सारे अनरजिस्टर्ड पेमेंट्स होती हैं, जैसे मजदूरों के साथ या ठेकेदारों के साथ, मटेरियल बायर्स के साथ। तो अगर हम बीइंग कंपनी इसको रन करेंगे और डिजिटल मोड की तरफ जाएंगे तो ये तो बिजनेस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ इसमें एक आप लोगों की तरफ से व्यू था कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में ये वाला मोड जो है ये इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक किया जा सकता है फ्यूचर में, या ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर को एक ही एंटिटी ट्रीट करेंगे? क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें हम चाह के भी नहीं कर सकते। जी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी इसी पे आपकी क्वेश्चन से पहले इसी पे डिस्कशन हो रही थी। हम ये चाह रहे हैं कि बजाय ये कि इसको बिल्कुल ही विड्रॉ कर दिया जाए, आप इसको ऑप्शन के साथ अप्रूव करा लें। कि जैसे देखे ना 21 पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, एम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि एम में आपने ऑप्शन दे दिए, यानी सैलरी जब पे करनी है तो आप क्रॉस चेक में दे दें, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें। तो इसी तरह का अगर आप यहाँ भी एल के अंदर ही आप चेंज कर देते कि ऑप्शन दे देते कि क्रॉस चेक कर ले या आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर ले, तो वो ज्यादा बेहतर था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बेशक फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगता है कि अब आपकी जो मार्केट है, आपकी जो सिस्टम है, आपका मुल्क उसको एक्सेप्ट कर रहा है, फिर आप कर लेते हैं उसमें। ये बात हो रही है, इसलिए इस पर क्रिटिसिज्म वो 2 दफा आपको पता डेफर हुआ है। पहले ये 1 अक्टूबर से होना था, वो 31 अक्टूबर तक चला गया, फिर वो 1 नवंबर को हुआ, अब वो 30 नवंबर तक गया हुआ है। अब वो ईसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। बाकी अब जब फाइनल होता है तो फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं, उसको ऑप्शन के साथ देते हैं या क्या करते हैं, वो देखना बाकी होगा। जी, थैंक यू। हमारे पास अनदर एक क्वेश्चन है चैट में और मैसेज है फ्रॉम रुकैया। वो ये कह रही हैं कि सर, लास्ट 3 days इन न्यूज़पेपर आई रेड दैट सेनेट रिजेक्ट डिजिटल पेमेंट। सर, व्हाट इज योर ओपिनियन? अगेन वही बात है जो भी आपने की भी है। जी, ये तो कह रही है कि ये बात हमने कर दी है कि मैंने वो न्यूज में यही है कि उन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया, उन्होंने पेनल्टी को भी रिजेक्ट किया, उन्होंने प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस और मोबाइल के कनेक्शन की डिसकनेक्शन है उसको भी रिजेक्ट किया उन्होंने। लेकिन अब ये तो बात होगी ना इंटरनल उनकी न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर कोई लॉ तो होता नहीं है। ये तो जब आप पहुंचेंगे इसकी अप्रूवल पे कि अल्टीमेटली जब ये अप्रूव होके बाहर आता है, ठीक है ना, जब ये 120 दिन के अंदर इसकी अप्रूवल चाहिए ना जी, तो अगर इसकी 120 दिन में अब जितना भी ऐड करना है, लेस करना है, अमेंड करना है, अल्टर करना है, ये तो फिर जब फाइनल होगा तब पता लगेगा। अभी तो फिलहाल ये रेफर है सर्कुलर के थ्रू, जो मैंने रेफर कर दिया 9 नंबर। अभी फिलहाल ये वहां एक चीज है जो फिलहाल पेंडिंग पड़ी हुई है। लॉ के मुताबिक जो डिजिटल मोड है, जो कि एलए आपका क्लॉज है, वो 30 नवंबर तक अभी पेंडिंग है। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि इसमें जैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन में भी हमें दिखाया है कि 16% रेट है जो टीयर 1 के साथ जो इंटीग्रेटेड है,
तो अब अगर ये ऑर्डिनेंस जो है वो रिवर्ट हो जाता है तो फिर 1% की लाइबिलिटी उनसे फिर रिकवर की जाएगी कि उसका क्या सिलसिला कर पे बनेगा? नहीं, अभी आपने क्या कहा, जरा दोबारा रिपीट जो कीजिएगा। जनरल रेट है सेल टैक्स का जो टीयर 1 में है, एक तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% है, वो तो इंटीग्रेट, वो तो बाकायदा 66 एंट्री है 8वें शेड्यूल की, वो तो वहां पे मौजूद है। तो ऑर्डिनेंस ने एक टेक्सटाइल के अलावा की जो प्रोडक्ट्स हैं जो टीयर 1 के साथ इंटीग्रेटेड हैं, उसमें उन्होंने 1% का एक किया है, 16% उसको कर दिया है। तो वो 1%, अब अगर ऑर्डिनेंस अगर नहीं अप्रूव हो पाता तो क्या वो 1% फिर एफबीआर उनसे रिकवर करेगा इस पीरियड के अंदर? नहीं, मसला अब ये है ना कि अब मिस्टेक तो फिर हमारी नहीं है ना। अगर तो वो स्टैंडर्ड रेट पे चला गया, ठीक है, फिलहाल तो 4 माह तक ये रहेगा। अगर ये इन्फोर्स नहीं होता, फर्ज कर ले, तो फिर तो वो स्टैंडर्ड रेट ओबियसली बाहर आ जाएगा। उसमें जाहिर बात है फिर वो पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे अगर आपको याद हो तो जब आपका आया था ना सेकंड या थर्ड अमेंडमेंट आया था पिछले साल या उससे पिछले साल, तो ये हुआ था जब रेट्स आपके सैलरी में सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गए थे, 12 लाख रुपए तक 0% हो गया था। तो फिर उन्होंने बाद में अमेंडमेंट कर, अक्टूबर में अमेंडमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि जुलाई से हम इफेक्टिव करेंगे, लेकिन आपसे कोई डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी नहीं ली जाएगी। आप हमें 4 माह का जो कम टैक्स कटा है ना, वो आप अगले 8 माह में हमें पूरा करके जमा करवा दें। ये बात हो रही है। तो इसमें भी अगर 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 लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ होगा तो जो एप्लीकेबल टैक्सेस है वो प्रिंसिपल अमाउंट ही प्रिंसिपली आपसे कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा जो होगा उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी, क्योंकि गलती हमारी नहीं है ना, ये तो जो लॉ एप्लीकेबल था मैंने तो उस हिसाब से जमा करवाया। अगर उसमें कुछ कम ज्यादती होती है, ज्यादा होता है, तो वो मेरे पार्ट पे नहीं फॉल्ट था। इस पे तो जजमेंट्स भी है ना कि आप जो सब्सटेंटिव लॉ है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके राइट को इन्फ्रिंज कर रहे होते हैं। मुझे तो यही पता था कि 16% है, मैंने 16 दे दिया, बाकी 1 है। अब या तो मैं एडजस्टमेंट लूंगा या पेमेंट करूंगा प्रिंसिपल की, जो तरीकाकार बाद में बताया जाएगा। सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मोहम्मद इजाज अलीम जी। जी सर, मैं प्लीज पूछना चाह रहा था विद रिस्पेक्ट टू द पीओएस इंटीग्रेशन के लिए। बेसिकली एक 2022 जनरल ऑर्डर इशू हुआ जो कि सितंबर के मंथ में इशू हुआ, और उन्होंने तकरीबन 8,500-9 हजार बंदों को उसमें अटैचमेंट दे के सारों के लिए ही 60% इनपुट जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अब उनको रिटर्न फाइल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, डिपार्टमेंट में जाते हैं एक्सक्लूजन सर्टिफिकेट के लिए, कमिश्नर को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बंदों को डिप्यूट करता है, बंदा वेरीफाई करके आते हैं, वो 3-3 4-4 माह लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एटीएल लिस्ट के ऊपर हम लोग वैसे ही नॉन एक्टिव होते जा रहे हैं और बिजनेस की तबाही तो होती ही जा रही है। तो इसके लिए कोई इजी वे और भी अनाउंस किए थे? उन्होंने उसी जनरल ऑर्डर नंबर 1/2022 में अनाउंस तो कर दिया कि ये तरीकाकार अडॉप्ट होगा, लेकिन अब डिपार्टमेंटल सिचुएशन पे एक बंदे को 20 काम है, अब हम उसके पीछे चल रहे हैं, वो हमें लिफ्ट नहीं करवा रहा है। तो उसके लिए सर प्लीज जरा एडवाइस कर दीजिएगा कि किस तौर पे होगा या किसको अप्लाई करना चाहिए है कि अगर कमिश्नर भी। दूसरी मेरा क्वेश्चन इसमें ये है पीओएस इंटीग्रेशन के लिए कि आवाज नहीं आ रही सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आ रही है, उधर शायद सिग्नल में तो प्रॉब्लम हुई होगी जी। अच्छा, दूसरा इसी पीओएस इंटीग्रेशन के लिए मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये थी आवाज नहीं आ रही कि दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि ये एकदम से इन्होंने कुछ बंदे हैं जो कि हैं ही मैन्युफैक्चरर और उनका काम रिटेल के रिलेटेड है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात करता चलूं कि यार्न मैन्युफैक्चर होता है या उसकी टेक्सटाइल वेस्ट मैन्युफैक्चर होती है या कोई बंदा परचेज करता है, वो तो रिटेल सेल हो ही नहीं सकती है। अब उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और कबाहत आ रही है सर, तो इसके लिए थोड़ा सा एडवाइस करते चले कि इसकी एक्सक्लूजन के लिए हमें क्या करना चाहिए जो स्पीडली काम हमारा हो सके, ताकि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो बेड़ागर्क हो रही हैं उनको किस तौर पे हम पॉजिटिवली लेके चल सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको अगर ज्यादा मसला है तो आप चीफ कमिश्नर को भी लिख सकते हैं, कमिश्नर को भी लिख सकते हैं, बोर्ड को भी लिख सकते हैं,
रजिस्ट्रेशन तो एक सेपरेट चीज है, वो तो बड़ा क्विकली आपका काम करेंगे, बड़ी तेजी से अब वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ देने आए हैं। पहली बात तो ये है, इंटीग्रेट होंगे तो इनपुट आउटपुट भी होगा, वो बंदा लाइफ टाइम के लिए जब तक कि वो निकलता नहीं है उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, बेनिफिट भी है, रिड्यूस रेट भी है, इनपुट के साथ आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो इमीडिएटली आप पहले तो अप्लाई करें और उसको फॉलो अप में रखें, उसको देख के भूल ना जाए, उसको फॉलो अप भी करना होता है कुछ। और ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट्स पता है आपको जाते हैं, फिजिकल भी जाते हैं, ऑनलाइन भी जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को इंटीग्रेट करें, क्योंकि इसके अंदर ना 8B सेक्शन का जो लास्ट जो पॉइंट है, जो मेरा ख्याल है उसके अंदर एक जो क्या कहते हैं सब सेक्शन है, जो कहता है कि अगर आप इंटीग्रेट नहीं होंगे 8B में तो 60% वो आपका रिड्यूस कर देगा। तो तब तक तो वो नहीं मिलेगा, आपको प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ। तो बेहतर यही है कि अपनी वो जो मैंने पहले कहा डॉक्यूमेंटेशन और फॉलो अप को जरा बेहतर करें, ताकि आप, ठीक है कभी डिले हो भी जाता है। अभी अभी आप एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट देख लें इनकम टैक्स के, अब पहले हाफ ईयर, पहले साल के होते थे, फिर हाफ ईयर हुए, अब क्वार्टरली आ रहे हैं, वो भी देखें आप। तो ये जाहिर बात है, उन्होंने टारगेट भी अचीव करने हैं। कुछ लोग नॉन कंप्लायंस बहुत ज्यादा करते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अब कंप्लायंट टैक्स पेयर को ही मिलेगी। दूसरा बंदा तो एक एक हियरिंग में ही पीछे निकल जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूरी हो रही होती। तो इसलिए उन्होंने चेक एंड बैलेंसेस ज्यादा किए हुए हैं, और फॉर्मेलिटीज पूरी करवा के सिर्फ जेन्युइन और जो वाकई कंप्लायंट टैक्स पेयर है उसी को वो बेनिफिट दे रहे हैं जी। बाकी रही बात, वो आपका एक क्वेश्चन हो, दूसरा जो आपने किया कि वो जो यार्न वाला है, देखिए ये बर्डन ऑफ प्रूफ, आपको आपको ये प्रूव करना है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप टीयर 1 में आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपके पेपर वर्क से पता चल जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। हर बंदे को टीयर 1 में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल पब्लिक को सप्लाई करेंगे पार्टली या फुली, मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, अगर आप जनरल पब्लिक को सप्लाई करेंगे फाइनल कंज्यूमर को, तो तभी आप टीयर 1 के अंदर, उसकी प्री कंडीशन है आपको पता है, 12 लाख बिल है, उसमें 1000 स्क्वायर फीट जगह है, फर्नीचर वाले के लिए 2000 है, फिर वो रेजिडेंशियल एरिया जो भी उसकी प्री कंडीशन, एसी हॉल ना हो, माल ना हो, फ्रेंचाइज ना हो, होलसेलर ना हो, इस तरह की प्री जो कंडीशन है, उसमें से जब आप निकल जाएंगे तो तभी आप टीयर 1 से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि सवाल करने वाले ने तो कुछ भी सवाल कर देना आपसे, आपने उसको अकॉर्डिंगली केस स्टडी करके पूरे पेपर वर्क को पूरा करके और रेलिवेंट स्टैट्यूट को रेफर करें। इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी नहीं है कि सारे टीयर 1 में अंदर चले जाए और पॉइंट ऑफ सेल को रजिस्टर करवाएं। जहां रिक्वायर्ड है और जहां एप्लीकेबल है वहां जरूर करवा लें। जी बहुत शुक्रिया सर फॉर डिटेल आंसर। अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन है, मिर्जा साहब है कोई, तो some payments are made on spot from single head in aggregating more than 250,000 during the tax year that are usually bulk of transactions. Please advise how to deal with it. देखिए बात ये है, इसको ना दो तीन चीजों को ज़हन में रखें। सबसे पहले जो 25,000 से आप अब टैक्स ईयर पहले चेक कर लें। पहले वो मेरा ख्याल है 10,000 था सिंगल ट्रांजैक्शन, फिर वो 25,000 हो गया है। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन आपकी 25,000 से ज्यादा नहीं है तो फिर चाहे आप 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर लें पूरे साल में, अगर आप डिफरेंट पार्टीज के साथ डिफरेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक ही पार्टी के साथ भी कर रहे हो, अगर आपकी सिंगल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्सक्लूजन दी गई है यूटिलिटी जो भी, उनको भी बाहर निकाल दें। नंबर 3, फिर जब आपने जो क्रॉस चेक किया उसको भी बाहर निकाल दें। नंबर 4, फिर आप ये भी चेक कर लें कि टोटल हेड 2.5 लाख से ज्यादा है कि नहीं है। अगर आप इसमें किसी में भी नहीं फॉल करते तो तब आपको जो 2.5 लाख से अब की पेमेंट है वो थ्रू क्रॉस चेक करनी है। और उसके बाद फिर ओब्वियसली वो जो ज्यादा वाला होगा, जो 2.5 लाख जो इन एक्सक्लूजन से बाहर निकल के होगा, सिर्फ वही वाला एड बैक होगा, दूसरे वाला नहीं होगा। जी कोई और क्वेश्चन हो? अब्दुल सलाम साहब आवाज आ रही है आपका? म्यूट से माइक म्यूट जी हुआ। सर। कोई और क्वेश्चन है तो देख लें। जी
जी मोहम्मद एजाज सलीम साहब। जी सर, मेरा फिर दोबारा पीओएस के लिए ही दोबारा एक क्वेश्चन है कि जी सर कोई भी ऐसा बंदा पहले कभी रजिस्टर्ड था आज से 8-10 साल पहले, अच्छा लेकिन उसने अपनी रिटर्न ही नहीं भेजी, लेकिन उस जनरल ऑर्डर के अंदर आ चुका है, उसके लिए उन्हें नोटिस भी इशू हो गया, नोटिस मिल भी गया, नोटिस का रिप्लाई भी दे दिया, डेट्स पे डेट्स डाल रही हैं, लेकिन कहते तौर पे कोई मैटर नहीं हो रहा है। अब वो उस बंदे ने अभी तक कोई ऐसा जो ट्रांजेक्शन की ही नहीं और पिछले 8-10 साल से बिजनेस कर ही नहीं रहा है, और डिपार्टमेंट किसी तौर पे भी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे एडिटर सीनियर एडिटर बैठे हुए हैं, वो किसी तौर पे कुछ चीज सुनते नहीं है, वो तो सीधी सी बात करते हैं, माइंड नहीं कीजिएगा, एक जो छोटा सा मुहावरा है कि मेरा नोट बखा मेरा मूड बने, और उसके अलावा वो काम ही नहीं करते हैं। अच्छा, उसके लिए जब उसके ऑफिसर से काम के पास जाना पड़ता है तो वो उससे भी बड़ा उसी तौर पे बैठा हुआ है। तो कोई शार्ट डाल के इधर बोर्ड में किसको लिख दिया जाए ताकि वो कम से कम फाइल जब वापस आए तो उसको अगर डायरेक्टली देख भी ले तो खुदा ना खासा कबात ना हो, वरना ये 5-5 लाख की पेनल्टी अगर खुदा ना खासा ये डाल देते हैं तो एक बंदा जो कि अपना कारोबार ही बेड़ा कर चुका है कहां से पे ऑफ करेगा? ये जरा थोड़ा सा प्लीज एडवाइस कीजिएगा। देखिए, दो चीजें मुख्तलिफ है। पहली बात तो यह है कि रजिस्ट्रेशन एक सेपरेट प्रोसेस है। आप एफबीआर को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और आप कमिश्नर के थ्रू भी जा सकते हैं। पहली बात तो यह है, ज्यादा मसला हो तो उनके ऊपर चीफ कमिश्नर भी बैठे होते हैं, आप उनसे भी जाकर मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात सुनते हैं। अगर आप, अच्छा एक और आपके सवाल का जवाब देता चलो, अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड थे तो आपको पता होना चाहिए कि नील की सेल टैक्स की रिटर्न फाइल होनी थी और इनकम टैक्स की रिटर्न भी जानी थी। जो कंप्लायंस ऑफ लॉ है जो आप पे एप्लीकेबल है आप उसको पूरा करें। अगर आप पूरा कर देते हैं उसके बाद ये ना हो कि वो कहीं नहीं पहले तो रिटर्न फाइल की आपने, लेट की, पेनल्टी दे और पता नहीं पीछे आपने क्या किया हुआ है, पहले उसको कंप्लायंस करें, वो आपको दूसरी तरफ डाल देंगे। तो आप पहले अपना जो लीगल रिक्वायरमेंट है ना उसको पहले पूरा करते, उसको पूरा करके फिर आप उनसे मिलेंगे तो फिर आप देखिएगा आपके लिए वो बड़ी आसानी पैदा कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगर लीगल फॉर्मेलिटी के साथ और आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। जी जनाब, और कोई अब्दुल सलाम साहब कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। जी जनाब, किसी और का कोई क्वेश्चन हो वो माइक ऑन करके भी कर सकते हैं और अगर आप लिख के देना चाहें तो लिख के भी दे सकते हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था मेरी उसी डिजिटल पेमेंट से रेलेवेंट कि इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को तो बाउंड कर दिया कि वो डिजिटल पेमेंट करें, लेकिन इससे रेलेवेंट बैंकिंग कंपनीज को ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन नहीं हुई जिसमें वो कॉर्पोरेट सेक्टर को फैसिलिटेट करे डिजिटल पेमेंट से, क्योंकि करंटली ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर को डिजिटल पेमेंट अलाउ ही नहीं करते। वो पता क्या है, वो स्टेट बैंक के थ्रू ना पहले असल में लिमिटेशन थी और वो कर नहीं रहे थे। अब जैसे जैसे पहले तो ये खुद अभी एप्लीकेबल होगा 30, देखिए अभी तो अप्लाई होता है कि नहीं होता, पहला तो क्वेश्चन ये, अगर नहीं होता तो वैसे ही निकल जाएगा, अगर हो गया तो फिर स्टेट बैंक ऑटोमेटिकली बैंक्स को ये परमिशन देगा कि तमाम लोगों को डिजिटल पेमेंट करने की परमिशन दी जाए। पहले लिमिटेशन थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो इसको खत्म कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट है, क्लाइंट का पैसा है, वो जिसको मर्जी ट्रांसफर कर सकता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर अगर ये क्लॉज अप्रूव नहीं भी होता तो तब भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने की पावर आप बैंक से ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो आप उनसे बात कर लीजिएगा। बल्कि लोग कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू ही अमाउंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी बैंक लिमिटेशन लगा देता है, कभी कभी नहीं लगाता, लेकिन पैसा तो आपका ही है, आप कर सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। जी अब्दुल सलाम साहब, कोई और किसी का क्वेश्चन है तो चेक कर लें, या अगर लाइव क्वेश्चन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सेल टैक्स की अमेंडमेंट थी और प्लस आपकी इनकम टैक्स की जो अमेंडमेंट थी, 13 इनकम टैक्स की थी जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है और 6 आपकी थी वो जो सेल टैक्स की थी, तो तकरीबन 19 टोटल बनती है। जी अब्दुल सलाम साहब, कोई और क्वेश्चन तो नहीं आया आपके सामने, या अगर कोई है तो देख लें। जी सर, मैं अभी देखता हूँ क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो गए हैं, और बस यही है कि एक मरतबा एक क्वेश्चन और आया है जी कि काइंडली एक्सप्लेन
वही जो 2.5 लाख रुपए वाला सिंगल हैंड के अंदर ट्रांजैक्शन है ना, उसके जी बारे में एक क्वेश्चन आया कि जी उसको जरा री एक्सप्लेन कर दें कि इफ देयर आर 15 ट्रांजैक्शंस ऑफ 25,000 ईच, यानी 25,000 की 15 ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? देखिए इसमें बात यह है कि पहले आप अपना बिल या इनवॉइस चेक करें, अगर उसकी अमाउंट वाकई 25,000 से बराबर या कम है और वो बेशक एक पार्टी है या ज्यादा पार्टियां हैं, तो इसको अब जब आप कलेक्टिवली देखेंगे, मेरा ख्याल है कोई 12,50,000 शायद बन रहा है। आप देखिए अगर 25,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 50 करें, कितना भी बनता है ये, तो ये हमारे मुताबिक, हमारी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, ये टोटल का टोटल जो होगा इस पे 21 जो एल क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसने एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है कि सिंगल ट्रांजैक्शन का 25,000 से होना ज्यादा जरूरी है। अगर वो उससे जाता ही आप चीज ही थोड़ी खरीद रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट का सामान है हर हफ्ते आप खरीद रहे हैं, फर्ज करें आप क्या करते हैं कि हर हफ्ते 10,000 रुपए का माल ले रहे हैं, आपने 10,000 लिया, 40,000 का महीने का हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 12, तो 4,80,000 बन जाएगा। नजर तो यही आएगा कि ये 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन जब आप सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर जाएंगे, अगर वो 25,000 से ऊपर नहीं है, तो फिर ये 21L या जो एक्सक्लूजन दी गई है उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। बड़ा क्लियर विजन है इसके अंदर, वरना 25,000 का फायदा कोई नहीं है। लेकिन आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपकी ट्रांजेक्शन वाकई 25,000 के बराबर या कम थी, आपने जानबूझ के तोड़ के, अब ये ना हो कि आप फ्रिज ले तो कहीं जी मैंने पहले दरवाजा ले लिया है, फिर मैंने उसके अंदर डब्बे ले लिए हैं, फिर मैंने उसका जो है वो कूलिंग सिस्टम ले लिया है, फिर मैंने उसका कुछ और ले लिया है। अगर आपने फ्रिज ही लिया है और अगर वो वाकई 50,000 रुपए का है, तो आपकी ट्रांजेक्शन ये 25 से ऊपर चली गई है, ये 2.5 लाख पर्पज के लिए ऐड की जाएगी। लेकिन अगर आपका आइटम ही छोटा है और है ही उतने का, तो तब आप ये बेनिफिट जो है, चाहे वो जितनी मर्जी अमाउंट हो जाए, वो उस पर ये 21 क्लॉज जो है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आजकल के दौर में 2.5 लाख इतनी कोई बड़ी रकम है नहीं। परचेजिंग आपकी जो है, अगर बड़े सेटअप में जाएं या एवरेज सेटअप में जाएं, तो एक परचेजिंग में ही आपको पता लाखों रुपए लग जाते हैं। बहरहाल कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी अब्दुल सलाम साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और मुझे ये पूछा जा रहा है कि इसकी कैसे मिलेगी, तो वो आप स्लाइड्स इंशाल्लाह ताला आप लोग वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप आगे दे दीजिएगा इनको। जी ठीक है। और दूसरा एक और मैं ऐड करता चलूं कि इसकी आपने जेहन में रखना है कि जो 21L है वो पहले 10,000 पर ट्रांजेक्शन था, अब जब से वो 25,000 हुआ है, 1-2 साल हुए हैं, उसको भी जरा जेहन में रखिएगा। जिस टैक्स ईयर की बात हो रही है, लॉ भी उसी साल का अप्लाई किया जाएगा। सब पे 25,000 ना अप्लाई कर दीजिएगा। वो सैलरी के ऊपर भी बाय चांस है कि इस वक्त 25,000 है और उसके ऊपर भी उन्होंने 25,000 उसको किया हुआ है, तो उसको जरा जेहन में रखिएगा कि पहले ये 10,000 ट्रांजेक्शन होता था सिंगल ट्रांजेक्शन, अब वो 25,000 है। जी सर। जी जनाब। सर ये लास्ट क्वेश्चन एक है जी, वैसे इकबाल आप अपना माइक ऑन करके खुद ही क्वेश्चन करते हैं। क्लास हो रही, बाद में करते। हाँ जी जी करें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर ले लेते हैं बस। जी कोई मसला नहीं, आप अपना टाइम अवेल कर लें, जितने क्वेश्चन है आने दें, कोई मसला नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो आपने सरचार्ज की रिवीजन का बताया कि जो थोड़ा सा अमेंडमेंट ऊंचा बोलेंगे थोड़ा सा। ये जो आपने सरचार्ज के रिवीजन की जो प्रपोजल आया है कि वो 1,000 पर डे एनहांस कर रहे हैं उसको डिफॉल्ट पे, लेट फाइलिंग पे, तो ये जो अभी एग्जिस्टिंग है वो तो 1,000 रुपये है सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन आप पेनल्टी की बात कर रहे हैं, सेक्शन 33 की, जी 182 की बात कर रहे हैं। जी तो आपका क्वेश्चन इनकम टैक्स पेनल्टी के हवाले से, इनकम टैक्स ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल का। जी तो अब इसके अंदर जो डिफॉल्ट पे पेनल्टी है वो जो विद इन 1 मंथ अगर फाइल कर देते हैं तो वो 75% रिड्यूस हो जाएगी। जी पेनल्टी रिड्यूस हो ऐसे ही प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है आपका? क्या है? यही प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है। ये सेक्शन बेसिकली है 182 पेनल्टी का। पहली बात ये उन्होंने कहा कि जो बंदा लेट फाइल करेगा
उसमें मिनिमम उन्होंने एक तो पेनल्टी इनहैंस कर दी है, मिनिमम पेनल्टी उन्होंने दोबारा प्रिस्क्राइब कर दी है, उसको भी बढ़ा दिया है। पहले जो 40,000 पे था मिनिमम वो 50 हो गया है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने मैक्सिमम पेनल्टी रख दी है, 200% टैक्स पेबल कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि अगर पहली पेनल्टी लगने के बाद, ठीक है ना, अब दो अलग अलग है, एक पॉइंट ऑफ सेल वाली है, एक आपकी फाइलिंग ऑफ रिटर्न से है, ठीक है सर। मैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब फिर इशू क्या रह गया? तो सर इसके अंदर जो अभी एग्जिस्टिंग पेनल्टी है वो तो इंडिविजुअल के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड है ये तो सर क्योंकि पर डे के हिसाब से चार्ज होगी तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द यानी कि लास्ट डे पर ही एक्सटेंशन एफबीआर अलाउ करता है, जो 30 सितंबर को एक्सटेंड करता है फाइलिंग की डेट, तो वो लास्ट डे पर ही करता है नॉर्मली। तो ये तो फिर ज्यादती नहीं है कि इतनी नहीं ज़्यादा देखिए ना, पेनल्टी पर डे के साथ। पहली बात तो ये है, आप लास्ट डे पे जाते ही क्यों हैं? और जब अमनेस्टी के मैंने 6 सेमिनार किए थे तो हर अमनेस्टी में मैंने ये कहा था कि भाई आखिरी दिन कुछ नहीं करना। जब आप आखिरी दिन जाते हैं सिस्टम बैठ जाता है या वो बंद कर देते जी हैं। सर, बिल्कुल अब ऐसा ही है। उसको ब्लेम करने की बजाय आप जाते ही क्यों हैं आगे? आप अपनी चीज को, अगर 30 सितंबर है तो आप 29 सितंबर को तमाम रिटर्न्स फाइल कर लें और जो बाकी रह गई हैं उनकी एक्सटेंशन के लेटर फॉरवर्ड कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप बना नहीं पा रहे, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, बंदा ही नहीं आया, फीस नहीं आपको मिली, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको लगता है कि अभी इसकी रिटर्न मैंने नहीं फाइल करनी है, तो आप सेकंड लास्ट डे पे अपनी एक्सटेंशन के लेटर फाइल करें। यकीन माने सिस्टम इतना स्मूथली चलता है, आखिरी दिन के अलावा आखिरी दिन में भी अभी चलता रहा है, लेकिन कोशिश करें कि आखिरी दिन में कुछ ना करें। और रही बात पेनल्टी की, तो वो देखिए ना, आप कोई डिफॉल्ट करते हैं तो वो आपके पीछे भाग रहे हैं। अगर आप वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो आपको कभी भी वो पेनल्टी नहीं लगाएंगे, जरूरत नहीं है उनको। अच्छा, पेनल्टी का पर्पज पैसे कमाना नहीं होता, इसमें बड़ी जजमेंट आई हुई है। वो पैसा नहीं कमाना चाहते, वो आपको वो सिर्फ आपको डिटरेंस के तौर पे यूज करते हैं, ताकि आप डर के खौफजदा होके किसी तरह होके अपनी रिटर्न वक्त पे फाइल कर दें। तो कोशिश करें, मेरी सजेशन सब लोगों सुनने वालों को ये है कि आखिरी दिन पे तो काम रखे ही कोई ना, और अगर ज्यादा मसला है तो आप एक्सटेंशन के लेटर फाइल कर दें, ताकि सुकून करके आप 15 दिन का टाइम लेके आप रिटर्न फाइल कर सके। इसलिए पेनल्टी वाली बहस में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। 3 महीने का खुला टाइम आपको मिलता है और कंपनी में 6 महीने तकरीबन मिल जाते हैं, और जिनका सितंबर ईयर एंड होता है उनको तो पूरा साल मिल जाता है अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो टाइम काफी है, इस चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी पेनल्टी लोगों को लगी हुई है, उस पर आप कंटेस्ट करेंगे तो कमिश्नर अपील लीनियर रिव्यू लेते हुए मिनिमम पेनल्टी लगा के आपको बाहर निकाल देते हैं। ज्यादातर यही होता है। बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो पेनल्टी आगे जाती है कि कंफर्म हो जाती है, वरना वो कहते हैं जी इसको लीनियर रिव्यू लेते हुए तो चले जी मिनिमम पेनल्टी हम आपको पे कर देते हैं और बात खत्म करें। जी जनाब, मुझे उम्मीद है इससे आपको फायदा हो जाएगा। जी सर, बहुत माशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव आपने प्रेजेंटेशन भी दी और सवालों के जवाब भी दिए। तो मेरा ख्याल है कि और तो कोई क्वेश्चन अभी ना मुझे रिसीव हुआ है ना किसी का हैंड रेज हुआ है, तो हम इस पॉइंट पे अब इसको कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह ताला जब ये अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाती हैं और किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। Thank you so much and thank you all the participants. Take care. Over to Adiyosja. Allah Hafiz.